हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो जैसा कि मैंने पिछले ओवरव्यू में बताया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर क्लास 9 इकोनॉमिक्स। हम लोग आपके क्लास 9 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका पहला चैप्टर क्या है, जैसा कि मैंने बताया था और आपको पता ही है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसमें क्या करना है, हमें एक विलेज की स्टोरी पढ़ना है। एक विलेज दे दिया पालमपुर, उसकी स्टोरी पढ़ना है। हम स्टोरी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स हम स्टोरी पढ़ेंगे नहीं। स्टोरी बस हमारा एक इमेजिनरी स्टोरी बताया हुआ। एक विलेज लिया गया, इन्होंने एक विलेज लिया जिसका नाम है पालमपुर। ये कि इमेजिनरी विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है। बस हमें समझाने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए इस विलेज का, इस पालमपुर विलेज का एक एग्जाम्पल लिया गया, एक इमेजिनरी इसको माना गया है, ताकि हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझा सके। हम कहानियों के थ्रू, स्टोरी के थ्रू इजिली इसको समझ पाएंगे। देखते हैं कि हमारा पालमपुर विलेज क्या है और वहां क्या क्या हमें समझने में मदद करेगा हमें पालमपुर विलेज। तो सबसे पहले देखते हैं पालमपुर विलेज। जैसे कि मैंने बता दिया, दिस इज हाइपोथेटिकली और इमेजिनरी विलेज। ये इमेजिनरी विलेज है। दूसरा, ये हमें क्या समझाएगा, ये विलेज के स्टोरी पढ़ने से हमें क्या समझ में आएगा। विल गेट टू लर्न अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। मेनली हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन में भी बेसिकली हमारा फार्मिंग पे ज्यादा जोर होगा कि फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, फार्मिंग के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, और फार्मिंग को हम लोग कैसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटी और फार्म एक्टिविटी के बारे में भी जानेंगे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज भी क्या होते हैं और उनके इंपॉर्टेंस भी क्या होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। कैसे कैसे अलग अलग रिसोर्स का यूज करके, उनको एक साथ यूज करके हम लोग कोई डिजायर्ड गुड, कोई सामान या सर्विस को जनरेट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, हम लोग खेती करते हैं, हम लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। वहां हमें लेबर की जरूरत होती है, हमें क्रॉप सीड की जरूरत होती है, इरिगेशन की जरूरत होती है, और भी बहुत सारी जरूरत होती है। तो वो सारे क्या है, रिसोर्स, अलग अलग रिसोर्स हैं। या हम क्या करेंगे, उन सारी रिसोर्स को इकट्ठा करके एक जगह मिला के अपने लिए एक डिजायर्ड गुड, गुड मतलब सामान हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, या फिर सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा। सर्विस में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, ये सब क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। और गुड में, सामान में क्या आ गया, आपके पास गेहूं है और व्हीट है, कोई फसल है, या फिर और भी कोई सामान आप यूज करते हो, वो सारी चीजें गुड हो गई, यानी सामान हो गया। और सर्विस मतलब सेवा हो गया। तो हम लोग यही देखेंगे कि कैसे गुड्स और सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्स का यूज करके। तो चलिए, आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें स्टडी करना विलेज पालमपुर के बारे में। तो पालमपुर के बारे में जानते हैं हम लोग पहले, क्योंकि स्टोरी के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीजें हमें अच्छे से समझ आने लगेंगी। तो देखिए, विलेज पालमपुर के पहले बारे में हमें जानना पड़ेगा, वो गांव है कैसा, विलेज है कहाँ और कैसे है। तो सबसे पहले तो हम जानते ही हैं ये हाइपोथेटिकल विलेज, इमेजिनरी विलेज है। बस एक बना दिया गया है विलेज, लेकिन बनाया भी गया है। तो एक हमारा उत्तर प्रदेश का एक विलेज था, वहां सर्वे किया गया था, उसके बेसिस पे बनाया गया, लेकिन पूरा का पूरा नहीं बनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा वहां से रेफरेंस लिया गया है, लेकिन पूरी की पूरी तरह ये हाइपोथेटिकल है। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया, ये हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी इमेजिनरी विलेज है, विथ अबाउट 450 फैमिलीज। कितने फैमिली है यहाँ, 450 फैमिली है। ये हमें एक पॉपुलेशन बता रहा है, वहां की रफ पॉपुलेशन बता रहा है कि लगभग 450 फैमिली या परिवार वहां रहते हैं। और क्या बताता है, इट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज। ये रायगंज एक वहां का बड़ा विलेज है। ये तो छोटा विलेज है पालमपुर, उसके बगल में उसे 3 किलोमीटर दूर एक गांव है जो है रायगंज, जो एक बहुत बड़ा विलेज है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे कहानी में, तो हमें और पता चलेगा कि इन सब का क्या हमें सिग्निफिकेंस, हमें क्यों बताया जा रहा है कि एक गांव जो है वो 3 किलोमीटर दूर है, या फिर शाहपुर इज द नियरेस्ट टाउन टू द विलेज। शाहपुर जो है वो उस गांव के बगल में एक शहर है, टाउन है। तो ये सब हमें आगे पता चलेगा कि हमें क्यों बताया जा रहा है कि शाहपुर एक टाउन है बगल में, ये रायपुर नाम का एक गांव है, उसके बगल में बड़ा गांव, लेकिन पालमपुर एक छोटा गांव है। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। हमारा पालमपुर के बारे में अभी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि पालमपुर गांव है क्या, वहां कितने फैमिली हैं, उसके अगल बगल कौन गांव या कौन शहर हैं, ये हमें पता चल गया। अब क्या हमें किसी भी जगह का
कोई भी स्टडी करने के लिए, चाहे मैं पॉलिटिकल स्टडी करना हो, हिस्टोरिकल स्टडी करना हो, इकोनॉमिकल स्टडी करना हो, कोई भी स्टडी करना हो, तो हमें सोसाइटी को देखना जरूरी बन जाता है। हमें वहां का सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखना जरूरी बन जाता है कि व्हाट इज द सोसाइटल स्ट्रक्चर ऑफ दैट विलेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सोसाइटल स्ट्रक्चर और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन विलेज पालमपुर। वहां देखते हैं कि विलेज में सोसाइटी कैसा है। तो लेट अस सी अबाउट द सोसाइटी। अब हम लोग देखते हैं कि पालमपुर का सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया कि यहाँ पे अबाउट 450 फैमिलीज हैं, लगभग 450 फैमिली यहाँ पे बसते हैं, यहाँ रहते हैं। उसमें से अब कहीं पे भी सोसाइटी होता है तो आपको पता है इंडिया में कास्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हमारा इंडिया में कास्ट में अलग अलग कास्ट में बटे हुए हैं, कुछ अपर कास्ट होते हैं, कुछ लोअर कास्ट होते हैं। उसी तरह पालमपुर में भी कुछ अपर कास्ट है और कुछ लोअर कास्ट है। तो दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अपर कास्ट कैसे हैं और लोअर कास्ट कैसे हैं। तो वहां जो अपर कास्ट यानी ऊपरी कास्ट के लोग हैं उसके लगभग 80 फैमिलीज हैं। 450 फैमिली में लगभग 80 फैमिली 80 फैमिली जो है वो अपर कास्ट फैमिली के हैं। और पालमपुर के जो मेजोरिटी ऑफ लैंड है वो उनके हाथ में है, उनके कब्जे में है, वो उनका है। इसका मतलब पालमपुर के मेजोरिटी ऑफ लैंड पे किनका स्वामित्व है, उनको कौन ओन करता है? दे आर ओन्ड बाय दीज अपर कास्ट फैमिली। उनको ये अपर कास्ट फैमिली ओन करते हैं मेजोरिटी ऑफ लैंड को। और उनके घर जो होते हैं दे आर जनरली लार्ज। जो अपर कास्ट फैमिली है उनके घर जो है हाउस जो दे आर जनरली लार्ज एंड मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। वो ब्रिक ईट और सीमेंट से बने हुए हैं। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि ये अपर कास्ट फैमिली का क्या वहाँ स्ट्रक्चर है। वो क्या है? सबसे पहले लगभग 80 अपर कास्ट फैमिली है और क्या है मेजोरिटी ऑफ लैंड पे उनका ओन है, उसका वहां का स्वामित्व है, वहां ओन करते हैं। दूसरा अपर कास्ट देख लिया। अब देखते हैं हम लोग लोअर कास्ट वहां कैसे हैं। ये तो अपर कास्ट। अब लोअर कास्ट क्या है? लोअर कास्ट को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? एससी या फिर दलित। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट कहते हैं या फिर दलित कहते हैं, जो लोअर कास्ट के होते हैं, छोटे जाति के होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या आपको पता ही होगा संविधान में राइट इक्वलिटी लाई गई, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन लाया गया है, ये सारी चीजें लाई गई है। तो धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी कास्ट का धीरे धीरे कम हो रहा है प्रभाव, लेकिन फिर भी अभी भी कास्ट का बहुत ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे दलित हैं या फिर शेड्यूल कास्ट है वो लगभग यहाँ के पॉपुलेशन का 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। यानी पूरे गांव का जितना पॉपुलेशन है उसका 1/3 पॉपुलेशन लगभग कौन है? एससी या फिर दलित लोग हैं, यानी छोटे जाति के लोग हैं। अब यहाँ छोटे जाति के लोग हैं, दे लिव इन कॉर्नर ऑफ द विलेज। वो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। आपने देखा भी होगा अगर आप कहीं टाउन में तो इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गांवों में आप देखोगे, विलेजों में देखोगे तो जनरली क्या होता है, जो छोटे जाति के होते हैं उनको जनरली छोटा एक गांव से बाहर या गांव के कोने में एक जगह दे दिया जाता है, वहां एक बस्ती बसा दी जाती है कि आप वहां पे रह सकते हो। तो इन तरह की चीज पालमपुर में भी थी। वहां ये जो छोटे जाति के लोग थे वो कॉर्नर में उनको जगह दे दिया गया था। वो लोग कॉर्नर में रहते थे, गांव के एक कोने में वो सब अपना एक जगह रहते थे। एंड दे लिव्ड इन मच स्मॉलर हाउसेज। ये तो लोग तो बड़े बड़े घर में रहते थे, ये छोटे छोटे घर में रहते थे। कुछ कुछ तो मड और स्ट्रॉ से बने हुए थे, वहां मिट्टी के घर बने हुए थे। ये सारी चीजें वहां थे, उनके घर छोटे छोटे होते थे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है पहले भी कई बार कि what is the societal structure और what is the structure of society in पालमपुर। ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है what about the upper caste family in village पालमपुर। और ये भी पूछ सकता है राइट अबाउट द लोअर कास्ट, द स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट फैमिली इन द विलेज पालमपुर। तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि कहीं का भी हमें कुछ भी चीज जानने से पहले या तो हमें वहां का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी जानना है तो हमें वहां का सोसाइटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी को समझे बिना हम लोग उसका किसी भी तरह का स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें सोसाइटी पहले समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। हम लोग अब आते हैं मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में किस किस तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटी किए जाते हैं, लेट अस सी। तो पालमपुर का हम लोग देखते हैं कि व्हाट वाज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। तो विलेज पालमपुर में द फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी वहां जो खेती होता है वो सबसे ज्यादा मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और मोस्ट ऑफ द पीपुल, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफ द विलेज आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। उनके रहन सहन के लिए उन्हें फार्मिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है, वो फार्मिंग ही करते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ मेजोरिटी ऑफ लोग फार्मिंग पे ही डिपेंड रह रहे हैं। इसका मतलब फार्मिंग इज द मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर। उसके बाद
फार्मिंग तो हो गया, उसके अलावा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी किए जाते हैं, जैसे दुकान चलाना, शॉपकीपिंग हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर डेयरी हो गया, या फिर हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि वीविंग, पॉटर, ये सब सारे क्या हैं, नॉन फार्म एक्टिविटी हैं। तो वहाँ कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी भी किए जाते हैं, बट दे आर ऑन लिमिटेड स्केल, बहुत छोटे छोटे स्तर पे ये किए जाते हैं। लेकिन मेन एक्टिविटी कौन सा मैंने बता दिया, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आता भी है कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर, तो आप लोग कह सकते हो दैट फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर। चलो हम लोग बढ़ते हैं कि स्टेटस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन पालमपुर। अब देखते हैं कि वहाँ पालमपुर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसे कैसे हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आप ही लोग बताओ क्या क्या चीजें आ सकती है। रोड आ सकता है, ट्रांसपोर्ट आ सकता है, स्कूल आ सकता है, हेल्थ केयर आ सकता है और इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है। तो चलिए उस पे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पालमपुर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या क्या है। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, वहां का सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या है, वहां बेसिक फैसिलिटी कौन कौन से प्रोवाइड किए गए, किस टाइप के हैं, और या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसे हैं। आपको एग्जाम में भी इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन विलेज पालमपुर। तो क्या क्या हो सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हमारे हेल्थ केयर हो सकता है, स्कूल या फिर एजुकेशन हो सकता है, रोड हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि पालमपुर में इन सबकी स्टेटस क्या क्या है, इन सबकी क्या क्या वहाँ परिस्थिति है। सबसे पहले सिस्टम ऑफ रोड वहाँ कैसा है। वहाँ का रोड वेल कनेक्टेड है, आसपास के गांव और शहरों से अच्छा खासा रोड का कनेक्शन है, रोड अच्छे खासे पक्की बने हुए हैं। तो वहाँ रोड हमसे क्या समझ में आया कि रोड वहाँ अच्छे खासे बने हुए हैं, दिस इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेज। दूसरा क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब रोड है और क्या चाहिए हमें डेवलपमेंट के, किसी जगह के डेवलपमेंट के लिए पहले हमारा रोड अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का वहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से यूज किए जाते हैं देखते हैं। तो वहाँ बुलॉक कार्ट होते हैं, टोंगा होता है, बॉगी होता है, मोटरसाइकिल का यूज होता है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारी चीजें वहां पे यूज होते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट के रूप में। उसके बाद वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया, वहां देखिए पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इमेजिनरी विलेज है तो हम लोग मान के चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि वहां इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गया, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ जाने से सारे घर को कनेक्शन मिल गया। देयर इज इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन ऑल ऑफ द विलेजेज इन विलेज पालमपुर, एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ होता है, वहाँ जो ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल का यूज क्या करने के लिए होता है, हमारा इरिगेशन यानी पानी निकालने के लिए, ग्राउंड से पानी निकालने के लिए, पानी ड्रॉ करने के लिए, वाटर ड्रॉ करने के लिए ट्यूबवेल का यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी उनको भी पावर करती है, उनको रन कर पा रही है। और वो क्या होता है, और भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस में यूज हो रही है। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी यहाँ पे आ गई, तो उससे लोगों को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। वो ट्यूबवेल से निकाल सकते हैं, अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं इजिली। और क्या हमारा स्कूल, वहाँ है, स्कूल का क्या परिस्थिति है, तो वहाँ 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल भी है। उसके बाद वहाँ हेल्थ केयर का क्या फैसिलिटी है, तो वहाँ एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्राइमरी हेल्थ केयर है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी वहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लगभग सब कुछ अच्छा है। यहाँ रोड भी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा खासा वहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ इजीली पहुँच गई, अच्छे से पहुँच गई, सब घरों में कनेक्शन है, स्कूल भी वहाँ पे अच्छा खासा है, और हेल्थ केयर भी अच्छा खासा। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ गांव अच्छा खासा डेवलप्ड है, अच्छा खासा वहाँ सबको फैसिलिटी मिली हुई है। लेकिन ये ऐसा सब जगह नहीं होता है, सारे गाँव में ऐसा नहीं होता। ये हमने आइडियल विलेज माना है कि आइडियल विलेज ऐसा होना चाहिए, वहाँ अच्छा खासा फैसिलिटी और ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, ये हम लोग आइडियल विलेज मान रहे हैं। लेकिन ऐसा जनरली अब डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे सारी जगह इस तरह की सुविधाएं पहुंच रही हैं, फैसिलिटी पहुंच रही है। लेकिन अभी बहुत सारे गांव पीछे हैं जहाँ की ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रही है। तो हमने देख लिया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसके मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमने पालमपुर का इंट्रोडक्शन देख लिया कि पालमपुर क्या है, वहाँ के आसपास कौन से विलेज हैं, वहाँ का सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के प्रोडक्शन लोग करते क्या है, कैसे खाते हैं, मतलब लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं। उसके बाद हमने क्या देख लिया कि वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या क्या है, ये सारी चीजों को देख लिया। हम लोग देखते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन किया कैसे जाता है, जो हमने देखा फार्मिंग, तो फार्मिंग किया कैसे जाता है, यानी उसके लिए कौन कौन से रिसोर्स की जरूरत होती है। अब हमारा मेन इकोनॉमिक्स यहां से स्टार्ट होता है, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है, उनके क्या क्या फैक्टर हैं। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक पे। क्या हमारा प्रोडक्शन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन क्या है। तो देखते हैं ये प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पादन। प्रोडक्शन को हिंदी में उत्पादन कहते हैं, वो तो हिंदी में कहते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है, या फिर प्रोडक्शन से हम लोग क्या समझते हैं। आप लोग क्या समझते हो प्रोडक्शन से? क्या जैसे प्रोडक्शन कहते हो खेती करना, वो भी क्या है, एक प्रोडक्शन है। आप अनाज उपजाते हो, वो भी एक प्रोडक्शन है। दूसरा आप बोलते हो कि भाई स्टील है, स्टील से हमने कार बना दिया, तो वो भी क्या है, हमारा प्रोडक्शन है। ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, इट इज एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट। हमें क्या करना है, एक आउटपुट को क्रिएट करना है, कुछ भी आउटपुट बनाना है। कौन सा आउटपुट, आइदर ए गुड और ए सर्विस। वो आउटपुट या तो गुड हो सकता है, गुड का मतलब सामान, या तो सामान हो सकता है, या फिर सर्विसेज भी हो सकते हैं। सामान में क्या आ जाएगा, जैसे हमने व्हीट उपजा लिया, गेहूं उपजा लिया, तो वो भी हमारा गुड हो गया। या फिर हमने कार बना लिया, वो क्या हो गया, एक गुड हो गया। सर्विस में क्या आ जाएगा, जैसे टीचर हैं, टीचर कर रहे हैं, वो भी तो पढ़ा रहे हैं, वो भी सर्विस दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। कोई डॉक्टर है, वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन, वो भी प्रोडक्शन है। और ये गुड एंड सर्विस कैसे होने चाहिए, विच हैज वैल्यू। दिस गुड और सर्विस शुड हैव वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज अगर उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है तो उसको उपजा के क्या फायदा, उसे उत्पादन करके क्या फायदा, उसे प्रोड्यूस करके क्या फायदा। तो उस चीज का वैल्यू भी होना चाहिए। वैल्यू होने का मतलब इट कैन इशू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर है, उसकी जो भी वांट्स है, इच्छा है, उसको पूरा कर सके। जैसे समझिए हम लोग कंज्यूमर है, हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, हमें व्हीट चाहिए, तो किसान क्या करेगा, व्हीट का उत्पादन करेगा, व्हीट को प्रोड्यूस कर देगा, तो हम लोग उसको खाएंगे, हमारी नीड पूरी होगी, हमारी वांट्स पूरी होगी। ये हो गया प्रोडक्शन। या फिर किसी को कार की जरूरत है, सपोज किसी को कार की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, कार का प्रोडक्शन करेगी। तो कंज्यूमर का वो वांट है, वो डिजायर है कि उसको कार चाहिए, तो उसका कार का डिजायर पूरा हो गया, तो प्रोडक्शन हो गया कार का इधर। या फिर क्या हो सकता है, कोई आप समझो स्टूडेंट हो, आपको टीचर की जरूरत है, आपको एजुकेशन की जरूरत है, तो आपको टीचर की जरूरत है, तो टीचर ने आपके लिए आपको ज्ञान दिया, आपका नॉलेज दिया, वो भी क्या है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो सर्विस हो गया। जो टीचर दे रहा है वो सर्विस हो गया, या फिर डॉक्टर है वो आपको दे रहा है, वो सर्विस हो गया, लेकिन वो भी प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि वो आपके वांट्स को, आपकी जो इच्छा है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेन आपको प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इट इज एक्ट ऑफ क्रिएटिंग आउटपुट। क्या होना चाहिए, एक आउटपुट क्रिएट होना चाहिए। आउटपुट कैसा हो सकता है, या तो गुड हो सकता है, या फिर सर्विस हो सकता है। और गुड और सर्विस कैसा होना चाहिए, विच हैज वैल्यू, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू होने का मतलब इट शुड सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर है उसका वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। मैंने एग्जांपल आपको बताया दिया, जैसे कि एग्जांपल ये भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर ऑफ कार फ्रॉम स्टील। कोई स्टील है, उसका वैल्यू नहीं है या है भी, लेकिन जब हम उसका कार बना देते हैं तो उसमें और ज्यादा वैल्यू आ जाती है, जो कि कंज्यूमर का नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये भी एक प्रोडक्शन हो गया। अब मेन एम आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन करने का मेन एम क्या हो गया, मेन एम क्या हो गया, टू सेटिस्फाई द नीड, मतलब किसी भी आदमी का नीड को, आवश्यकता को सेटिस्फाई करना, ये हमारा प्रोडक्शन का मेन एम होता है। सो द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड, यानी ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना जो कि लोगों की जरूरत है। जैसे लोगों को कार चाहिए, तो हमने कार का प्रोडक्शन कर दिया, तो उसकी जरूरत पूरी हो गई। तो यही हमारा मेन एम ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ये तो हमने प्रोडक्शन के बारे में जान लिया कि प्रोडक्शन होता क्या है, उसका मेन एम होता क्या है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एक आता है, छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन। तो आप ये लिख सकते हो, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड। ये तो आपको प्रोडक्शन हो गया। अब कोई भी प्रोड्यूस करना, हमें समझिए कार ही प्रोड्यूस करना है, हमें व्हीट, हमें गेहूं का उत्पादन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो भी तो हमें जानना पड़ेगा। दिस मीन्स विल मूव
to the topic, that is what are factors of production or what are requirements for the production of goods and services। किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लेट अस सी। अब हमने ये तो जान लिया कि प्रोडक्शन होता क्या है या फिर उत्पादन होता है क्या। अब हमें क्या जानना है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। इट मीन्स व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड एंड सर्विस को प्रोडक्शन करना, उसकी क्या क्या जरूरत होगी। इन्हीं रिक्वायरमेंट को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह देते हैं, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप लोग क्या सोच के बता सकते हो कि किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है। सपोज हमें खेती करना है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आप लोग सोच के, पहले हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी। हमें अगर फार्मिंग करना है, हमें एग्रीकल्चर करना है, किन किन चीजों की, सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होगा। लैंड के बाद हमें और क्या चाहिए होगा, हमें कुछ सीड्स चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, हमारे पास कुछ पैसा भी होना चाहिए। हमारे पास और क्या होना चाहिए, सीड बीज खरीदना, उसके लिए पैसा होना चाहिए, मशीन चाहिए, और क्या हो सकता है, हमारा लेबर चाहिए, लेबर भी तो चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों से जनरली अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली हमें कौन कौन चीजों की जरूरत होती है, हमारा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब ये होता क्या क्या है, लैंड का मतलब क्या है, लेबर का मतलब क्या है, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है और ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, वो हम लोग समझते हैं। बेसिकली मैंने क्या बताया कि इन चार चीजों का यानी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल का रिक्वायरमेंट्स होता है फॉर द एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं चार चीजों को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लैंड। इस लैंड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लैंड का एक वाइडर सेंस में लिया गया। लैंड का मतलब ये बस जो जमीन होता है जिसमें मिट्टी है वो वाला बस जमीन या अर्थ का टुकड़ा नहीं। लैंड यहाँ यूज किया गया है इन ब्रॉडर सेंस, इन अ वाइडर सेंस। द टर्म लैंड इज यूज इन वाइडर सेंस। इट डज नॉट मीन ओनली द सरफेस ऑफ सॉइल, बस सॉइल का सरफेस ही नहीं, बट ऑल्सो इनटू अदर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इनमें और कौन कौन सी चीजें आते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कि नेचर का फ्री गिफ्ट होते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, हमारा वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सारी चीजें जो नेचुरल चीजें हैं ये भी लैंड के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में तो हम लोग क्या समझ में आया कि लैंड का मतलब बस वो जमीन का टुकड़ा नहीं, उसके साथ साथ और भी नेचुरल रिसोर्सेज जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया, ये सारी चीजें भी लैंड के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। कोई आपको अगर इकोनॉमिक्स में कहे कि लैंड का मतलब वाटर को क्या हम लोग लैंड में इंक्लूड करेंगे, तो हाँ, वाटर को भी हम लोग लैंड में इंक्लूड करेंगे। हम लोग मिनरल को भी लैंड में इंक्लूड करेंगे। अब हमें खेती करना है तो हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड में क्या क्या चीजें आ गई, जमीन का टुकड़ा, सॉइल का टुकड़ा, वो भी हो गया। साथ में वाटर जो है, वाटर भी क्या हो गया, हमारा लैंड के अंदर ही आ गया। हमारा उसके अंदर मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गई, ये सारी चीजें लैंड के अंदर ही आ जाती है। लैंड सो में समझ में आ गया। उसके बाद क्या, हमारा लेबर। अब लेबर का मतलब क्या होता है, अब सोचिए आप लोग खेती करते हो, आप लोग करते हो या खेती करते देखते होगे, या फिर कोई भी प्रोडक्शन होता है, यानी कार ही बन रहा है, कोई और सामान ही बन रहा है, वहां क्या चाहिए, लेबर की जरूरत होती है, फिजिकल एफर्ट की जरूरत होती है, ह्यूमन एफर्ट की जरूरत होती है। वहां लोग चाहिए होते हैं जो जाके वो काम करेंगे। जैसे खेती करना है तो वहां लोग बुआई करेंगे, सोइंग करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग मशीन भी आ गई है, लेकिन फिजिकल लेबर की जरूरत होती ही होती है। तो वो सारी चीजें किसमें आ गई, हमारा लेबर में। हम लोग लेबर को क्या कह सकते हैं, इट मींस ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर। लेबर का मतलब ये नहीं कि फिजिकल वाला काम, जाए गए हम ये काम कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बस फिजिकल काम नहीं, उसके साथ साथ मेंटल काम को भी हम लोग लेबर में ही रखते हैं। इट मीन मेंटल लेबर को भी हम लोग लेबर में ही रखते हैं। मेंटल लेबर का मतलब क्या हो गया, अब कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी ऑफिस है, वहां क्या है, हमें एजुकेशनल, कुछ एजुकेटेड आदमी की जरूरत है, वहां क्या करेंगे, वो मेंटल, अपना मेंटल यूज करेंगे, अपना मेंटल लेबर का यूज करेंगे। तो फिजिकल लेबर के साथ साथ हमें मेंटल लेबर की भी जरूरत पड़ती है। फिजिकल लेबर जैसे क्या हो गया, मजदूर जाते हैं, वो जैसे घर बन रहा हो वहां मजदूरी करते हैं, लेबर करते हैं, अपना ईंट उठाते हैं, ईंट को जोड़ते हैं, वो सारी चीजें क्या हो गई, फिजिकल लेबर। और यहाँ मेंटल लेबर में क्या आ जाएगा, जैसे घर बना रहे हैं तो वहां मेंटल लेबर में क्या हो जाएगा, इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है, कुछ अपना एक मेंटल का यूज करके
कुछ चीजें उसको बताता है, उसको नक्शा बताता है और कैसे घर बनना चाहिए, ये सारी चीजें बताता है। तो वो क्या हो गया, मेंटल लेबर। यानी लेबर में दोनों चीज आ गया, हमारा फिजिकल लेबर भी और मेंटल लेबर भी। तो आई होप कि आपको लैंड भी समझ में आ गया और लेबर भी समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब देखते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, लेट अस सी। अब हमने दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, लैंड के बारे में पढ़ लिया और लेबर के बारे में पढ़ लिया। हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या है, फिजिकल कैपिटल। हम लोग देखते हैं कि ये फिजिकल कैपिटल क्या होता है। ये समझने के लिए आप लोग समझो कि जैसे आपको कुछ भी प्रोडक्शन करना है, सपोज आपको खेती करना है, तो खेती करने के लिए क्या चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ कच्चे सामान चाहिए और आपको कुछ कुछ मशीन चाहिए, टूल चाहिए या फिर कुछ ऐसे चीजें चाहिए जो आपको वहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज होता है। वो सारी चीजें हमारा फिजिकल कैपिटल कहलाता है। इट मींस इट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी ये क्या हो गए, हमारे इनपुट हो गए, कुछ कुछ हमें इनपुट देना पड़ता है जो कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए, वही हमारा फिजिकल कैपिटल कहलाता है। अब फिजिकल कैपिटल जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, हमें कैश चाहिए, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, टूल चाहिए या फिर कहीं अगर ऑफिस बनाना है तो हमें बिल्डिंग चाहिए। ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारा फिजिकल कैपिटल। यानी हमको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी इनपुट देंगे तभी तो हमारा आउटपुट आएगा। तो इनपुट जो होते हैं वही हमारे फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। ये हमारे फिजिकल कैपिटल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वन इज फिक्स कैपिटल एंड वन इज वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है समझिए, जैसे कि हमारे कोई कोई टूल होते हैं, हमारे मशीन हो गए या फिर बिल्डिंग्स हो गए, दे आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। इन्हें हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। क्यों फिक्स कैपिटल कहते हैं, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स। इनका हम लोग यूज बहुत मेनी ईयर्स के लिए कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सालों के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। सपोज हमने कोई एक मशीन खरीद लिया, हमें सपोज थ्रेसिंग मशीन चाहिए, हमने एक थ्रेसिंग मशीन खरीद लिया। अब हम थ्रेसिंग मशीन खरीद लिया हमने एग्रीकल्चर खेती करने के लिए। अब उस थ्रेसिंग मशीन का हम लोग बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं, कई सालों तक उसका यूज कर सकते हैं। या फिर हमारा सपोज हमें कोई ऑफिस बनाना है, हमें कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी करना है, वहां हमने एक बिल्डिंग बना दिया, हमने एक बिल्डिंग बना दिया। बिल्डिंग का यूज हम लोग बहुत सारे सालों तक, 10, 20, 50, 100 सालों तक, 50 सालों तक, मतलब बहुत सारे सालों तक हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये एक हिसाब से फिक्स्ड रहता है। फिक्स रहने का मतलब हम लोग बहुत ज्यादा दिनों तक इसका यूज कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल आपको समझ में आ गया। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड ऑफ ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इन उन तरह के कैपिटल होते हैं या उन तरह के इनपुट होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते रहते हैं। कैसे यूज होते रहते हैं, सपोज कि आप कोई घड़ा बनाता है, पॉटर होता है, वो घड़ा बना रहा है, उसको घड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको मिट्टी चाहिए, उसको क्ले चाहिए। तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन में यूज होते जा रहा है, वो हमेशा यूज होते जा रहा है। एक घड़ा बना, फिर दूसरा घड़ा बना, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वो क्ले चाहिए। ये सारी चीजें हमारी हो गई वर्किंग कैपिटल विच आर यूज्ड अप ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या क्या हो जाते हैं, जैसे हमारा रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान। जैसे हमें सपोज कि हमें खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए, बीज चाहिए, सीड चाहिए, दैट इज रॉ मटेरियल। और फिर जैसे हमें पॉटर कोई घड़ा बनाता है, उसके लिए क्या चाहिए, क्ले चाहिए, ये हो गया। या फिर आप बहुत सारा कुछ भी सोच सकते हो उसके, इसमें जो भी रॉ मटेरियल कच्चा सामान चाहिए वो हमारा किस में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन में यूज होते रहता है, हमेशा यूज होते रहता है और उसमें यूज हो जाता है। और क्या, हमें रॉ मटेरियल के साथ साथ मनी इन हैंड, हमारे हाथ में जो पैसा होता है, हमारे अंदर हमारे पास जो रुपया होता है, मनी होता है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल। वो वर्किंग कैपिटल है। क्यों मनी वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि भाई हमें कुछ भी सामान चाहिए, कुछ भी चीजों की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, पैसा जाते हैं, पैसा से खरीद लाते हैं। तो इसलिए हमारा मनी भी हाथ में होना चाहिए। हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो हाथ में कुछ मनी भी होना चाहिए, ताकि हमें किसी चीज की जरूरत हो तो हम उसे खरीद पाए। और ये मनी इन हैंड जो है ये भी हमारा वर्किंग कैपिटल में कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल कौन कौन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बता दिया, क्ले यूज्ड बाय पॉटर, या फिर कैश मनी, जो हमारे पास कैश मनी होता है टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। हमें कुछ पेमेंट करना है या फिर कुछ चीजें खरीदना है तो उसके लिए हमें कैश मनी भी चाहिए। तो ये हमारा हो गया
वर्किंग कैपिटल। तो मैंने क्या बताया, फिजिकल कैपिटल यानी जो भी हमें इनपुट का जरूरत होता है प्रोडक्शन करने के, वो हमारा फिजिकल कैपिटल। ये दो टाइप के कौन कौन से, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो जो बहुत सारे सालों तक, एक बार हमने खरीद लिया, एक बार उसका कर लिया, उसे हम लोग बहुत सारे टाइम तक यूज कर सकते हो, हमारा फिक्स्ड कैपिटल। जैसे टूल मशीन बिल्डिंग। दूसरा हमारा वर्किंग कैपिटल जो प्रोडक्शन में यूज होते रहते हैं, वो हमारा वर्किंग कैपिटल। जैसे हमारा रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान, या फिर हम मनी इन हैंड, हमारे हाथ में जो पैसा है, कैश है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल। अब हमने फिजिकल कैपिटल समझ लिया। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हर एक साल लगभग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। या फिर एक एक नंबर में आपको आ जाता है डिफाइन करने, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। या फिर ऐसे भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। जो हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, लेट अस सी। अब हमने लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल पढ़ लिया। नाउ अवर लास्ट और हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। हमें ह्यूमन कैपिटल अब पढ़ना है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल समझने से पहले, अब जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या उद्योगपति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो यही हमारा हो गया ह्यूमन कैपिटल। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो उद्योगपति हैं, वही हमारे ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। या फिर कोई किसान होता है, कोई बड़ा किसान है, उसके पास जमीन है, वो क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, अपना नॉलेज का यूज करता है। वो क्या करता है, लैंड, उसके पास कुछ लैंड ले लिया, कुछ लेबर को बुला लिया, कुछ इनपुट दे दिया, और तीनों का यूज करके उसने कुछ प्रोडक्शन कर दिया। उसी को कहते हैं, वही जो बड़ा किसान होगा या फिर कोई भी किसान होगा, जो उन सारी चीजों को यूज करके यानी लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल तीनों का यूज करके अपना प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन कैपिटल। इट रेफर्स टू नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट फॉर सेल्फ कंजम्पशन और टू सेल इन द मार्केट। क्या है, रेफर्स टू नॉलेज। एक कोई नॉलेज की जरूरत है। अपने आप तो भाई लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल अपने आप जाके प्रोडक्शन तो नहीं कर देगा ना, उसे तीनों को हमें लाना पड़ेगा साथ में। उन तीनों को साथ लाने के लिए किसी न किसी नॉलेज की जरूरत है, किसी न किसी इंटरप्राइज की जरूरत है। वही नॉलेज, जो नॉलेज यूज करेगा, जो उन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को साथ लाएगा, उसी को हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। उसी ह्यूमन कैपिटल। और क्या होता है, दे पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस आउटपुट। इन दोनों का यूज करके आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। कैसा आउटपुट, आउटपुट या तो सेल्फ कंजप्शन के लिए हो सकता है। मानिए किसी किसान ने खेती किया और उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ अनाज पैदा कर लिया, तो या तो सेल्फ कंजम्पशन हो सकता है और टू सेल इन द मार्केट, या तो आउटपुट को वो सेल भी कर सकता है। सपोज इंडस्ट्रियलिस्ट कोई कार बनाने वाले हैं, उन्होंने अपना उसके बाद लैंड, लेबर और इनपुट यानी फिजिकल कैपिटल को यूज करके कार बनाया, तो वो क्या किए, कार को बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े जैसे रतन टाटा हो गए, ये सारे क्या है, इनको ये सब ह्यूमन कैपिटल में हो गए। या फिर छोटे छोटे, बड़े बड़े ही नहीं, छोटे से छोटे किसान भी, वो भी ह्यूमन कैपिटल में कहलाएंगे, जब तक कि वो तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ लाके और कुछ प्रोड्यूस कर सके। कोई दुकानदार ही होता है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर, इसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे या फिर इसके बारे में आप जानते होगे थोड़ा थोड़ा। एंटरप्रेन्योर, इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल होता है, जो कुछ चीजों, इन्हीं चीजों को यूज करके, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को यूज करके कुछ प्रोडक्शन कर सकता है। तो आई होप कि आपको ह्यूमन कैपिटल भी समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में और ज्यादा क्लियर नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, दैट इज पीपल एज और रिसोर्स। उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है। तो अभी हमने क्या देखा, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमें 4 फैक्टर की, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन चीजें, लैंड की जरूरत पड़ेगी, लेबर की, फिजिकल कैपिटल की और ह्यूमन कैपिटल की। हमने लैंड भी देख लिया, लेबर और फिजिकल कैपिटल भी देख लिया। इन तीनों को अपने आप तो ये तीनों एक साथ आके प्रोडक्शन नहीं कर सकते ना, इन तीनों को साथ लाने के लिए ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर एक साल लगभग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट आर
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और क्या स्टडी करेंगे, और भी आगे की टॉपिक्स, जैसे हम अब फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ेंगे, देखेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे किया जाता है। वहाँ हम ये देखेंगे कि वहाँ कैसे लोग लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज करके और इन चारों प्रोडक्शन फैक्टर्स का यूज करके कैसे प्रोडक्शन करते हैं या फिर फार्मिंग करते हैं। हमारा मेन फोकस होगा फार्मिंग एक्टिविटी पे, और हम लोग देखेंगे कि फार्मिंग को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। मेनली वी विल स्टडी अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और मैंने जो कुछ पढ़ाया उसका नोट्स आप edujiva.com के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। edujiva.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अलॉन्ग विद प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड मेनी मोर रिसोर्सेज। और अगर आपने हमारे चैनल एडुजीवा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दे और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दे, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, बाय।